नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम लोग का खुशी का दिन है, हमारे भोलेनाथ जी का दिन है आज। तो एक बार बोलेंगे सभी लोग हर हर महादेव और करेंगे अपने PYQ के शुरुआत। देखेंगे आज का हमारा क्या है क्वेश्चन पहला। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी हमारा जो आँख है, जो हमारा आँख है उस पर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है उनको बताना है, ठीक ना। उसको बताना है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ वस्तु पूछा गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन ए में दिया है आइरिस, बी में दिया है लेंस, सी में दिया है रेटिना और डी में दिया है कार्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रेटिना हो जाएगा। आँख पर बना प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हमारा जो आँख है, जो हमारा आँख है, नेत्र हैं, लोचन, इसी का नाम होता है नेत्र। लोचन किसका नाम है? तो आँखें का है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है, ठीक ना। हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। हमारे आँख में जो लेंस हैं वह कौन सा लेंस है तो उत्तल लेंस है। कौन सा है? उत्तल लेंस है। और पूछेगा आँख की, आँख, हमारा आँख जो है, आँख को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायता करता है तो विटामिन ए। विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे आँख को रक्षा करने में, ठीक ना। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है तो गाजर से। गाजर से कहाँ से प्राप्त होता है तो गाजर से। पूछेगा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत, यानी मुख्य रूप से विटामिन ए का स्रोत कौन सा हो जाएगा तो गाजर से हम लोग का विटामिन ए मिलता है, जो हमारे आँख के सुरक्षा करता है, ठीक ना। क्या करता है? मेरे आँख को सुरक्षा करता है। अब पूछेगा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो अपने नेत्र दान करता है तो वह कौन सा भाग करता है? आँख का कौन सा भाग दान करता है तो कार्निया को करता है। कार्निया को करता है। नेत्र दान में किसका दान किया जाता है तो कार्निया को कहा जाता है। कार्निया को दान किया जाता है। हमारे आँख कितना मेगापिक्सल का होता है तो 576 मेगापिक्सल का होता है हमारा आँख। हमारा आँख कितना मेगापिक्सल का होता है तो 576 मेगापिक्सल के दूरी तक होता है हमारा आँख। मेगापिक्सल, ठीक ना, मेगापिक्सल होगा। हमारे आँख कितना दूरी तक देख सकता है? 576 मेगापिक्सल का होता है हमारा नेत्र, ठीक ना। कितना होता है? 576 मेगापिक्सल। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। आज का क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है विटामिन ए, बी में दिया है विटामिन B1, सी में दिया है विटामिन डी, ठीक, सी में दिया है क्या? विटामिन सी, और डी में दिया है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। क्या हो जाएगा? विटामिन B1। क्या हो जाएगा? विटामिन B1। बेरी रोग हमारे शरीर में किस विटामिन के कमी से होता है तो विटामिन B1 के कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा तो थायमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। विटामिन B1 के रासायनिक नाम पूछेगा, क्या हो जाएगा तो थायमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन ए के बारे में देखेंगे। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। इसका मुख्य स्रोत पूछेगा तो गाजर से होता है। कहाँ से होता है? गाजर से होता है। मुख्य स्रोत हम लोग को कहाँ से मिलेगा तो गाजर से मिलेगा विटामिन ए। अब देखेंगे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से हमारे मसूड़ा और पैरिया नामक रोग होता है। किसके कमी से? विटामिन सी के कमी से। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अब देखेंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा।
और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। जो हमारा त्वचा के अंदर जो वसा होता है और सूर्य के प्रकाश से विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। क्या होता है? विटामिन डी का निर्माण, ठीक ना। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। और पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फॉन्क ने किया था। किसने किया था? फॉन्क ने किया था। कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था विटामिन के खोज। विटामिन के खोज किसने किया था? तो फॉन्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों की ऑक्सीजन पहुंचाता है? ठीक ना। रक्त का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर के हर पार्ट यानी हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ए में दिया है रक्त प्लाज्मा, बी में दिया है थ्रोम्बोसाइट, और सी में दिया है WBC और डी में दिया है RBC। तो RBC हमारे हर कोशिकाओं में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? RBC। RBC में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है लोहा, ठीक ना। और लोहा होता है, ठीक ना। RBC में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और RBC का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण RBC का रंग लाल होता है, ठीक ना। RBC का रंग लाल पूछेगा क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण होता है। वो पूछेगा स्वस्थ मनुष्य में RBC कितना पाया जाता है, यानी हमारे रक्त, हमारे बॉडी में जो वयस्क मनुष्य हैं उसमें कितना रक्त पाया जाता है? तो 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि औरत में यानी महिला में कितना पाया जाता है? तो आधा लीटर कम पाया जाता है, ठीक ना। आधा लीटर कम पाया जाता है महिलाओं में, हमारे अपेक्षा उनमें रक्त आधा लीटर कम पाया जाता है। इसीलिए पुरुष को आयरन की संज्ञा दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है? पुरुष जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक ना। इसीलिए पुरुष को आयरन की संज्ञा दिया गया है। पुरुषों में आयरन की अधिकता अधिक होता है, ठीक ना। अब पूछेगा RBC हो गया। RBC पूछेगा रक्त की खोज किसने किया था? रक्त की खोज किसने किया था? तो कार्ल लेडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1900 ईस्वी में किए थे कार्ल लेडस्टीनर ने रक्त के खोज कब किए थे? तो 1900 ईस्वी में किए थे। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि रक्त परिसंचरण के खोज। यहाँ रक्त पूछेगा तो कार्ल लेडस्टीनर हो जाएंगे। वहीं पूछेगा कि रक्त परिसंचरण के खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किए थे। कौन किए थे? विलियम हार्वे ने किए थे। कब किए थे? विलियम हार्वे ने किए थे। तो इसका डेट हम कंफ्यूज हैं, ठीक ना, लेकिन हो सकता है कि 1628 हो सकता है, ठीक ना। देख लीजिएगा विलियम हार्वे ने किए थे। कब किए थे? तो ये देख लीजिएगा। पूछेगा रक्त परिसंचरण के खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे। वहीं पूछेगा रक्त की खोज कार्ल लेडस्टीनर ने किया था। अब यहाँ पर पूछेगा WBC। और यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि रक्त के जीवन काल, रेड ब्लड कॉर्पस के जीवन काल कितना होता है? तो 120/80 होता है, ठीक ना। इतना दिन में हमारा रक्त अपने से इतना दिन में हमारा रक्त का मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। और रक्त कहाँ बनता है? हमारे शरीर का कौन सा पार्ट में बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में हमारे रक्त का निर्माण होता है। वहीं यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए गर्भवती स्त्री में रक्त कहाँ बनेगा, ठीक ना। पूछेगा मान लीजिए जो हमारे गर्भवती स्त्री हैं यानी गर्भ जब धारण होता है उस समय रक्त उनको कहाँ से बनकर मिलता है? शरीर को, कोशिकाओं को चलाने के लिए। तो यकृत और प्लीहा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यकृत और प्लीहा हो जाएगा। गर्भवती स्त्री में अस्थि मज्जा में रक्त न बनकर कहाँ बनता है? तो यकृत और प्लीहा में बनता है, ठीक ना। कहाँ बनता है? यकृत और प्लीहा में बनता है। इसका जीवन काल हो जाएगा 120/80 यानी इतना दिन तक जिंदा रहता है। इसके बाद
इसके बाद मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो रक्त में मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है, रक्त में इसका मृत्यु हो जाता है। अब देखेंगे WBC के बारे में। इसे कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। जो हमारे शरीर में विभिन्न रोग होता है उससे लड़ने का काम कौन करता है, तो WBC करता है। कौन करता है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स करता है। कौन करता है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स करता है, ठीक ना। कार्पल्स या सेल भी बोल सकते हैं ना, कार्पल्स या सेल भी बोल सकते हैं। वाइट ब्लड कार्पल्स जो कि हमारे शरीर में रोग से लड़ता है और रोग ना होने, जिसमें इसका कमी होता है उसमें तरह तरह का रोग होता है ना। क्या होता है, तरह तरह का रोग होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एड्स हो गया, ठीक ना। एड्स हो गया है, एड्स किसी व्यक्ति का एड्स होता है तो वो हमारे शरीर का कौन सा ब्लड को प्रभावित करता है, तो WBC को प्रभावित करता है। किसको करता है, WBC को प्रभावित करता है। और उसमें कौन सा कोशिका को प्रभावित करता है, तो T कोशिका को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, T कोशिका को प्रभावित करता है। WBC में इसका कमी हो जाता है, एड्स में WBC की कमी हो जाता है। क्या हो जाता है, एड्स में WBC की कमी हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाता है, जिसके चलते मनुष्य में तरह तरह का रोग होता है और वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है, जिसके चलते मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जीव में कसाब पाया जाता है। किस जीव में, कोई भी जीव एक है जिसमें कसाब पाया जाता है, जिसके द्वारा वह अपना भोजन पकड़ता है और अपना जीवनचर्या दिन प्रतिदिन अपना जीवन यापन करता रहता है। उस जीव का नाम बताना है जो कि कसाब पाया जाता है ना। कसाब पाया जाता है, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कसाब पाया जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया है अमीबा, बी में दिया है यूग्लिना, सी में दिया है पैरामीशियम और डी में दिया है प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना हो जाएगा। कसाब किस में पाया जाएगा, तो यूग्लिना में पाया जाएगा, जिसके चलते वो अपना भोजन पकड़ता है और करता है, ठीक ना। भोजन पकड़ने का काम कौन करता है, कसाब करता है और इसी के चलते यह अपना जीवन यापन करता है। यूग्लिना को कहा जाता है जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो यूग्लिना को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है। यह स्वपोषी होता है, यह स्वपोषी होता है। यूग्लिना क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य यूग्लिना ही करता है, ठीक ना। इसे पादप और जंतु के बीच के कड़ी कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है। अब देखेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम के यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है, मोस्ट VVI पूछता है कि पैरामीशियम के आकार कैसा होता है। तो आप लोग चप्पल देखे हैं, चप्पल जो हमारा चप्पल होता है उसी के आकार होता है, पैरामीशियम के आकार होता है। और यहाँ पर पूछेगा अमीबा के आकार, तो अमीबा का आकार इस तरह होता है, ठीक ना। देख लीजिएगा यहाँ पर बनाए हैं फिगर। अमीबा के आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ये बदलता रहता है, लेकिन पैरामीशियम के आकार निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होगा, चप्पल की आकार होगा, पैरामीशियम के आकार। अब देखेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम के बारे में एक परजीवी है प्लाज्मोडियम, जिसके चलते हमारे शरीर में मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया के परजीवी के नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है, जो कि यह मच्छर के काटने से होता है, ठीक ना। मच्छर के काटने से होता है प्लाज्मोडियम के, मलेरिया के परजीवी के नाम है प्लाज्मोडियम। यह मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा मच्छर पूछेगा, तो मादा एनोफिलीज। नर नहीं काटता है, नर ज़्यादातर किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है। जितना भी रोग के वाहक होते हैं ना, 90% स्त्री से होता है, ठीक ना। मादा से होता है। पुरुषों में रोग का संचारण, रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कौन काम करती हैं, तो स्त्री करती हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा का प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके द्वारा होता है, यह मलेरिया के परजीवी हैं प्लाज्मोडियम, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पूछेगा मलेरिया के परजीवी के खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रस ने किया था। रोनाल्ड रस ने मलेरिया परजीवी की खोज किया था।
किसने किया था? मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। यह मलेरिया के परजीवी हैं, प्लाज्मोडियम। अब पूछेगा डेंगू बुखार, डेंगू किससे होता है? कौन सा मच्छर के काटने से? तो एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। और यहाँ पर पूछेगा डेंगू जब होता है तो हमारे शरीर का कौन सा भाग को प्रभावित करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, जिसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स ज़्यादातर घटता जाता है। हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होता है उसकी संख्या घटते जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। इस रोग में ज़्यादातर पता नहीं चलता है, ठीक ना। तो पता चलने के लिए डॉक्टर के पास जाया जाता है और चेक कराया जाता है ब्लड, ठीक ना। ये ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है इसको प्रभावित कौन करता है? तो डेंगू बुखार करता है। डेंगू बुखार करता है, यह एंडीज मच्छर के काटने से होता है। यह कहाँ रहते हैं? एंडीज मच्छर कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो स्वच्छ जल में करते हैं, जहाँ की साफ जल है। जहाँ की साफ जल है वहाँ पर एंडीज मच्छर अपना प्रजनन करते हैं, ठीक ना। पूछेगा मच्छरों पर नियंत्रित करने के लिए हम लोग एक मछली का उपयोग करते हैं जो कि मच्छर की लार्वा को खा जाती हैं। मच्छर की लार्वा को खा जाती हैं, उसका क्या नाम है? तो गेमसूबिया मछली है। कौन सी है? गेमसूबिया मछली, जो कि तालाबों या नहरों या जहाँ पर जल जमाव है उस जल जमाव में छोड़ दिया जाता है गेमसूबिया मछली को, जो कि मच्छरों पर नियंत्रित करने का कार्य कौन करती हैं? गेमसूबिया नामक मछली करती हैं। कौन करती हैं? गेमसूबिया नामक मछली करती हैं, उसके लार्वा को खा जाती हैं, ठीक ना। तो इतना था क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? पूछेगा हमारा क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है पिछले परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। 24 अक्टूबर डाल लीजिएगा, डेट पूछता है 24 अक्टूबर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेताजी इसी को कहा जाता है। नेताजी के नाम से किसे जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। अब देखेंगे 1942 के बारे में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को ही जाना जाता है। इसमें एक नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, डू और डाई। क्या दिया गया था? डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसमें बोला गया था करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, देश के आज़ाद के लिए करो या मरो, यानी कुछ करो नहीं तो सादा के लिए अंग्रेजों के पास जाकर मरो, ठीक ना। तो क्या हो दिया गया था नारा? इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। अब देखेंगे 1949 के बारे में देखेंगे। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई आया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई के अधिनियम कौन था? आरबीआई की स्थापना के समय अधिनियम कौन था? तो 1934 के अधिनियम था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल हो जाएगा, ठीक ना। पूछेगा आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और पूछेगा यहाँ पर इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस्मान स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस्मान स्मिथ थे। वहीं पूछेगा भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। पूछेगा आरबीआई के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। और वहीं पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो हो जाएंगे उस्मान स्मिथ हो जाएंगे। और पूछेगा आरबीआई के लोगो क्या हैं? आरबीआई के लोगो पूछेगा तो रॉयल बंगाल टाइगर और खजूर के पेड़, ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है।
क्या है, आरबीआई के लोगो, ठीक ना। अधिनियम पूछेगा तो 34 हो जाएगा, स्थापना पूछेगा तो 35 हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, इसका लोगो पूछेगा तो रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ के वृक्ष हो जाएंगे ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में दिया है 8 मार्च, बी में दिया है 5 जून, सी में दिया है 14 नवंबर और डी में दिया है 2 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, यानी माता दिवस यानी महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है, स्त्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब पहली बार कब मनाया गया था, तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पूछेगा पहली बार कब मनाया गया था, तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1973 ईस्वी में पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। कब आया था, तो 1973 ईस्वी में आया था। किसके नेतृत्व में आया था, तो कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था, तो कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। पूछेगा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया गया था पहली बार, तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अब यहाँ पर बनेगा 14 नवंबर से कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। अब 2 फरवरी के बारे में देखेंगे कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो वेटलैंड डे या हिंदी में पूछेगा तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, पूछेगा त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, उनका नाम बताना है, किस धर्म का है त्रिपिटक। ऑप्शन ए में दिया है हिंदू, बी में दिया है मुस्लिम या इस्लाम भी बोल सकते हैं, या सी में दिया है जैन और डी में दिया है बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए बौद्ध का हो गया त्रिपिटक, तो हिंदुओं का क्या हो जाएगा, हिंदू भाई लोग का क्या हो जाएगा, तो रामायण हो जाएगा और महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामायण और महाभारत किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो हिंदू भाई लोग का है। किसका है, हिंदू भाई लोग का है रामायण और महाभारत पूछेंगे किसका है धार्मिक ग्रंथ, तो हिंदू भाई लोग के हैं। और पूछेगा मुसलमान भाइयों या इस्लाम धर्म का कौन सा ग्रंथ है, तो कुरान किसका है, तो इस्लाम धर्म का है, वही मुस्लिम भाइयों लोग का है। अब पूछेगा यहाँ पर जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो कल्पसूत्र या भगवती सूत्र किसका है, तो जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक ना। ये सब पवित्र ग्रंथ का नाम है। पूछेगा पवित्र ग्रंथ है, पूछेगा कि कल्पसूत्र और भगवती सूत्र किसका धार्मिक ग्रंथ है, तो जैन धर्म के हैं। और पूछेगा यहाँ पर ईसाई भाई लोग का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबिल है। कौन सा है, बाइबिल है। वही पूछेगा पारसी धर्म के धर्म ग्रंथ कौन है, तो जयदा अवेस्ता पूछ चुका है पीछे परीक्षाओं में। पूछेगा ईसाई का कौन हो जाएगा, तो बाइबिल हो जाएगा। वही पूछेगा पारसी के, तो जयदा अवेस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयदा अवस्था। वहीं पूछेगा हिंदुस्तान भाई लोग के, तो रामायण और महाभारत हो जाएंगे। और मुस्लिम भाई लोग का पूछेगा तो कुरान हो जाएगा। जैन धर्म के हो जाएगा कल्पसूत्र या भगवती सूत्र, या बौद्ध धर्म के हो जाएगा त्रिपिटक। ईसाई क्या हो जाएगा, बाइबिल। और पारसी धर्म का हो जाएगा जयदा अवस्था। तो यही था आज का ललन टॉप सवाल, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना। अच्छा, तो आज भोलेनाथ का दिन है। सभी लोग को एक बार बोलिए, सभी लोग जय भोलेनाथ जी। सभी को मनोकामना पूर्ण करे और सभी अपने जाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना जिस
जो भी भाई का 16 तारीख का परीक्षा है वो अपना परीक्षा जाएं और बढ़िया से दें, ठीक ना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।